तो देखो इसमें आगे, इसमें जैसे सबसे पहला जो पॉइंट हमको स्टडी करना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो पार्ट हैं, एक तो कुछ नेचुरल फिनोमेनॉज हैं, ठीक है, वो कैसे हो रहे हैं नेचर में, और फिर हमें एक पार्ट देखना है ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट्स का, और फिर एक पार्ट है इसमें टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो देखो ध्यान से, सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट, और इसमें सबसे पहला पॉइंट है रेनबो। तो इसमें हमें मेन अब रेनबो तो खैर मालूम ही है सभी को, बट क्या ये मालूम है कि रेनबो हमको दिखाई कौन सी कंडीशन में देता है, क्यों भाई, रेनबो हमको कौन सी कंडीशन में दिखाई देता है, कब दिखाई देता है? तो तुम कहोगे भाई जनरली तब दिखाई देता है जब बारिश का थोड़ा मौसम रहता है, तो देखो। Sun at the back. हाँ Sun at the back. हाँ, जब हम इस ऐसी पोजीशन में खड़े हो कि जो सन है वो ऑब्जर्वर के पीछे हो, ठीक है, और ऑब्जर्वर के जो सामने वाला रीजन है, अब वो कितने भी डिस्टेंस पे हो, वहां पे बारिश हो रही हो, तो होगा क्या कि वो जो ड्रॉपलेट्स हैं, ध्यान से देखो ये जो डायग्राम बना हुआ है तुम्हारे लेफ्ट साइड में, इसमें तुम देखो होगा क्या कि सनलाइट उसमें एंटर होगी, और हमको मालूम है कि हर एक कलर के लिए म्यू अलग अलग होता है। तो जैसे ही वो सनलाइट यानी कि व्हाइट लाइट उस ड्रॉप के अंदर एंटर होगी, तो उस वो कलर्स में सेपरेट हो जाएगी, रेड टू वॉयलेट कलर सेपरेट होंगे। अब क्या होगा कि उसकी ड्रॉपलेट के बैक वाले सरफेस से, मैंने कहा ना कि पार्शियल रिफ्लेक्शन हमेशा होता है ना, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अगर पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके वापस से फ्रंट वाले पार्ट में आएंगी, और वो ऑब्जर्वर के आईज में पड़ रही है लाइट रेज, तो वो जो लाइट रेज पड़ रही है उनकी वजह से हमें वो रेनबो दिखाई दे रहा है, और क्योंकि ड्रॉप्स के अंदर है, भाई ड्रॉप से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसलिए उसमें स्फेरिकल सिमेट्री भी बनती है, जो स्फेरिकल सिमेट्री बनती है इसलिए हमको वो स्फेयर जैसा नजर आता है, उसका आर्क मतलब आर्क जैसा नजर आता है, ठीक है ना। सिंगल रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रेनबो, ठीक है। या ऐसे भी याद रख सकते हो कि प्राइमरी रेनबो में ध्यान से देखो, तो ऊपर जो है वो कौन सा कलर है और नीचे कौन सा कलर है, सिंगल रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो वो प्राइमरी रेनबो है, और अगर कलर्स का सीक्वेंस चेंज होता जाए, कलर्स का सीक्वेंस अगर चेंज होता जाए, अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे, मान लो जैसे नीचे वाला जो फिगर है वो ध्यान से देखो, तो नीचे वाले फिगर में अगर तुम देखो ध्यान से, तो उसमें दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, और दो बार रिफ्लेक्शन के बाद फिर उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी रेनबो। तो क्या होता है कि इस तरह से क्योंकि 7 कलर्स हैं, तो वो अगर हम सीक्वेंस में बदलते जाएं कि भाई टॉप बैंड एक बार रेड है एक बार वॉयलेट है, इस तरह से अगर हम चेंज करें, तो वैसे देखा जाए तो 7 टाइप्स के बन जाएंगे, 7 मतलब साइकिल में चले अगर एक, तो 7 टाइप्स के रेनबोज हो सकते हैं, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी आगे बढ़ते जाएं तो। बट ये है कि अब इतना पोल्यूशन रहता है कि प्राइमरी दिख जाए तो बहुत है, बट अगर तुम कभी हिल स्टेशन वगैरह में जाओ तो तुम्हें दो रेनबोज तो कम से कम दिख ही जाते हैं। वो जो सेकेंडरी वाला होता है वो थोड़ा सा फेंटर होता है, फेंटर इसलिए होगा क्योंकि वो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो कम होती जाएगी, टोटल लाइट जो एंटर हुई है वो तो फिक्स है, उसमें से मेजर फ्रैक्शन पहले रिफ्लेक्शन में बाहर आ जाएगा, फिर सेकेंड रिफ्लेक्शन में कुछ और कम हो जाएगा पार्ट, तो एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसलिए फेंटर होता जाएगा। तो बोलो, तो मुझे ये बताओ तुम इसमें कि प्राइमरी रेनबो में कौन कौन से फिनोमेना इन्वॉल्व हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं, उसमें बताओगे? TIR. Refraction, TIR. प्राइमरी रेनबो में कौन कौन से फिनोमेना इन्वॉल्व हैं? Refraction and total internal reflection. TIR. रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व है, दूसरा फिनोमेना है जो है वो है डिस्पर्जन, है या नहीं है? Yes. Yes, sir. पहला रिफ्रैक्शन है, फिर है डिस्पर्जन है, और थर्ड फिनोमेना जो है वो है पार्शियल रिफ्लेक्शन। टीआईआर नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है ना, कुछ बुक्स जो है वो उसको टीआईआर लिख देती हैं, बट टीआईआर नहीं होगा। कोई बताएगा कि क्यों नहीं होगा टीआईआर? कुछ रेज रिफ्लेक्ट होके चली जाएंगी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो पार्शियल रिफ्लेक्शन है, इट इज नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दोनों में फर्क है ना। TIR तो जब डेंसर रेयर में जाती है, यहाँ रेयर से डेंसर में जाती है।
नहीं, बट अंदर से तो जब बाहर आ जाएगी तो डेंसर टू रेयर ही हो रही है। क्योंकि कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। वो तो ठीक है, बट TIR क्यों नहीं बोल रहे हैं, पार्शियल रिफ्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं? एंगल साइन सी से छोटा हो सकता है, एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा हो सकता है। सॉलिड स्फीयर वाले क्वेश्चन किए हैं ना, जिसमें लाइट रे एंटर होती है और फिर उसके बैक सरफेस पे इंसिडेंट करती है, याद है वो क्वेश्चन? तो उसमें जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो हम लोगों ने किया है कोई क्वेश्चन 53 डिग्री था, तो अंदर जाने के बाद उसका जो एंगल R बन रहा था वो 37 डिग्री था। तो जब वो दूसरी सरफेस पे इंसिडेंट होती है लाइट रे, तो 37 डिग्री तो एंगल बनता है। तो अगर बाहर एंगल 53 है, अंदर एंगल 37 है, तो इसका मतलब है कि जो 37 है वो डेफिनेटली उसके IC से कम होगा। बात समझ में आई ना? स्फेरिकल ड्रॉप है, बोलो। तो अगर बाहर एंगल I है, अंदर एंगल R है, तो वो R डेफिनेटली उसके IC से कम होगा। तो इसलिए TIR नहीं है, पार्शियल रिफ्लेक्शन है। ये बात स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि ये गलत भी दी हुई है कई सारी बुक्स में। वो लोग उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है, वो पार्शियल रिफ्लेक्शन है। बताओ, क्लियर है रेनबो? कोई डाउट इसमें? बताओ, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ूं? No, sir. ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? तो देखो, स्कैटरिंग का अगर सिंपल वर्ड्स में मतलब समझे तो स्कैटरिंग का मतलब है बिखर जाना। मतलब जैसे कि कोई सपोज करो कि कोई पार्टिकल है और वो एक ऐसे ऑब्स्टेकल से टकरा रहा है जिस ऑब्स्टेकल का साइज उस पार्टिकल के साइज से कम है। तो क्या होगा कि वो पार्टिकल उससे टकराने के बाद ब्रेक हो सकता है, और अगर वो ब्रेक हुआ तो क्या होगा कि उसके कई सारे पार्टिकल्स में ब्रेक होगा, तो वो सारे पार्टिकल इधर उधर बिखर जाएंगे। तो अगर हम लाइट में यही फिनोमेना बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। अब ये जो स्कैटरिंग है, ये कब ज्यादा होगी कब कम होगी, ये कंडीशन हमें याद रखनी है। तो देख लो इसमें जो बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर्ड मच मोर देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। और एक्सपेरिमेंटली ये बातें ऑब्जर्व की गई हैं, हमें तो याद रखना है एज इंफॉर्मेशन कि जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कौन सा लाइट ज्यादा स्कैटरिंग होगी, जिसका लैम्डा कम होगा, और कौन सी लाइट कम स्कैटरिंग होगी, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा। तो अगर हम अपने व्हाइट लाइट में कंपेयर करें तो क्या कहोगे? व्हाइट लाइट में वॉयलेट से लेकर रेड तक कौन से कलर्स के लिए स्कैटरिंग ज्यादा है? क्यों भाई? तो देखो कि रेड कलर के लिए स्कैटरिंग सबसे कम आएगी, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अब देखो, रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम है, इसीलिए जो सिग्नल्स हो गए वो सारे के सारे रेड कलर के हैं, जिससे वो दूर तक दिखाई दे सके। फिर इसी से जुड़े हुए कई सारे और पॉइंट हैं, जैसे कि देखो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या कह रहा है। एटमॉस्फेयर में हमको जो स्काई है वो ब्लू नजर आता है, तो स्काई ब्लू नजर आने का रीजन भी स्कैटरिंग है, क्योंकि जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट तो सपोज व्हाइट है, सारे वेवलेंथ है उसके अंदर, कहने का मतलब है। तो उसमें से जो सबसे कम वेवलेंथ वाली है, सबसे कम वेवलेंथ वाली है वॉयलेट हो गया, ब्लू हो गया। तो इन कलर्स के लिए एटमॉस्फेयर पार्टिकल से स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब है कि उस व्हाइट लाइट में से जो ब्लू वाले कलर्स हैं, ब्लू और वॉयलेट वाले कलर है, वो स्कैटर हो जा रहे हैं। तो स्कैटर हो जा रहे हैं, इसके लिए हमको स्काई ब्लू नजर आ रहा है, और जो बचे हुए कलर्स हैं, जो बची हुई लाइट है, वो हमको आगे नजर आ रही है। ठीक है ना? तो हेंस वी सी ब्लू स्काई। क्लियर फर्स्ट पॉइंट? देन सेकंड पॉइंट, अब बात ये आती है कि स्कैटरिंग किससे होगी, किसी भी पार्टिकल से होगी या कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है? तो यस, कंडीशन है उसकी कंडीशन ये है कि जो लाइट है वो ऐसे ऑब्स्टेकल से कोलाइड होनी चाहिए, ऐसे ऑब्स्टेकल से टकरानी चाहिए जिसका साइज लाइट के वेवलेंथ से बहुत कम हो। अगर वेवलेंथ कम नहीं हुआ या वेवलेंथ कंपेरेबल हुआ तो उस केस में स्कैटरिंग नहीं होगी। तो कई बार ये भी बोलते हैं कि अगर
ए यानी कि जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है वो लैम्डा से बहुत कम है, तब तो स्कैटरिंग ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से होगी, यानी कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4 के हिसाब से। बट अगर ए की वैल्यू लैम्डा से तो कम है लेकिन कंपेरेबल है, बहुत छोटी नहीं है, तो उस केस में स्कैटरिंग फॉर ऑल कलर्स विल बी सेम। तो ये होता है कि स्काई तो ब्लू नजर आता है बट क्लाउड्स व्हाइट क्यों नजर आते हैं? तो क्लाउड्स व्हाइट इसलिए हैं क्योंकि क्लाउड्स के अंदर हैं ड्रॉपलेट्स, और ड्रॉपलेट्स का जो साइज है वो वेवलेंथ के कंपेरेबल है या वेवलेंथ से ज्यादा है। तो उन दोनों ही कंडीशन में स्कैटरिंग नहीं होगी, या ऐसे बोल सकते हैं कि सारे कलर्स के लिए इक्वल स्कैटरिंग होगी। तो क्या है कि वो व्हाइट नजर आ रहा है क्योंकि सारे कलर्स हैं उसके अंदर। तो क्लाउड्स की ड्रॉपलेट्स व्हाइट है इसलिए क्लाउड्स व्हाइट है। ठीक है ना, बोलो सेकंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट एक तुमने पढ़ा होगा कि भाई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट जो सन है वो हमको रेड नजर आ रहा है, और ड्यूरिंग नून जो है वो थोड़ा कलर कुछ और है। तो उसका रीजन ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको ध्यान से देखो, जब 12 वो क्लॉक होगा नून, तो उस केस में सन से जो लाइट आ रही है वो एटमॉस्फेयर में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और जब सन हॉराइजन पे होगा यानी कि ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, तो लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एटमॉस्फेयर के अंदर वो डिस्टेंस ज्यादा होगी। अभी वो डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ज्यादा स्कैटरिंग ज्यादा होगी। अब ज्यादा स्कैटरिंग होगी तो उसमें से जो कलर्स बचेंगे तो वो रेड ऑरेंज वाले ही कलर बचेंगे। तो इसलिए सन का कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट हमको रेड ऑरेंज जिस नजर आ रहा है। देख लो ये तीनों पॉइंट बताओ, कोई डाउट है इसमें तो? कहीं कोई छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है या बोर्ड में आ सकता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखो चीजें। बोलो पॉइंट नंबर 1 2 3। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहला पॉइंट है ह्यूमन आई। तो इसके बारे में हमको थोड़ा स्टडी करना है। तो एक बार देखो ध्यान से, अब ह्यूमन आई में हमको, अब देखो बहुत ज्यादा उसके बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी नहीं करना है, हमको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है। कहने का मतलब है कि इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है या हमको जो इमेज सेंस हो रही है हम लोग देख पा रहे हैं, उसमें फिजिकल फिनोमेना कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, और ऐसे कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं जो अमाउंट ऑफ लाइट या इमेज का साइज, ठीक है, इमेज का ब्राइटनेस, इन सबको डिफाइन कर रहे हैं। तो एक बार रीड करो जो लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो लाइट है वो एंटर हो रही है थ्रू दी कर्व्ड पोर्शन, ठीक है, और जो कर्व्ड पोर्शन है, फ्रंट का जो कर्व्ड पोर्शन है उसको हम लोग कॉर्निया बोल रहे हैं। डायग्राम भी दिख रहा है ना? देन कह रहा है देन इट पासेस थ्रू द प्यूपिल व्हिच इज द सेंट्रल होल इन द आइरिस। अपनी आंखें तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या है ना कि एक तो बड़ा पूरा पोर्शन है सबसे बाहर वाला, फिर उसके अंदर एक ब्लैक कलर का पोर्शन है, और उस ब्लैक कलर के पोर्शन के अंदर भी एक सर्कुलर पोर्शन है। ध्यान से देखोगे कभी तो दिखाई देगा या देखा ही होगा। तो उसको हम लोग बोल रहे हैं प्यूपिल, और प्यूपिल जो है वो आइरिस का सेंट्रल होल है। एंड द साइज ऑफ प्यूपिल कैन चेंज अंडर कंट्रोल ऑफ मसल, मतलब वो साइज चेंज हो सकता है,
कितना लाइट हमें कितना लाइट हमें आई के अंदर चाहिए वो डिसाइड करेगा, वो उसका साइज कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। देन इसके बाद क्या है कि उसके बाद उसमें एक लेंस है, जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है और क्रिस्टलाइन लेंस है। क्रिस्टलाइन लेंस का मतलब है कि वो फ्लेक्सिबल है, सॉलिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, जिससे उसकी फोकल लेंथ चेंज हो सके। देन उसके बाद बैक सरफेस पे एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन को हम लोग रेटिना बोल रहे हैं, और रेटिना का कनेक्शन है ऑप्टिकल नर्व से, जो हमें ब्रेन तक जाएगी, जो हमें सेंस करेगी कि क्या इमेज है, क्या कलर है, वो सारी चीजें, ठीक है ना। तो हमें जो ध्यान रखना है वो ये नीचे वाले पॉइंट्स हो गए सारे के सारे, तो एक बार देख लो और याद रखो इनको, ये सारे पॉइंट्स। ऑब्वियसली डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, बट ये पॉइंट्स सारे हमें याद होने चाहिए। कहां से लाइट एंटर कर रही है, ठीक है ना, लाइट कहां से एंटर कर रही है वो पॉइंट हो गया। आइरिस का क्या काम है, ठीक है, आइरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट। देन क्रिस्टलाइन लेंस, बेंडिंग इन लाइट। रेटिना हो गया स्क्रीन, स्क्रीन जिसपे इमेज फॉर्म होगा। देन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या करेंगी, जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था ना कि वो लेंस स्क्वीज कर रहे हैं, तो लेंस स्क्वीज करने का जो काम है वो सिलरी मसल्स का काम है, और वो लेंस स्क्वीज होगा अगर तो उसकी फोकल लेंथ चेंज होगी, तो वो फोकल लेंथ चेंज करने का काम सिलरी मसल्स का है। और रेटिना के अंदर फिर ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, कवर्ड रॉड्स एंड कोन स्ट्रक्चर्स, जो सिंपली क्या क्या बताएंगे, इंटेंसिटी एंड कलर टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वाया ऑप्टिक नर्व, ठीक है। एक बार देख लो जितना लिखा हुआ है। अगेन मैं कहूंगा कोई बहुत ज्यादा इसमें बायोलॉजी वाले में पार्ट में नहीं जाना है, बट हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स का क्या वर्किंग है। अमाउंट ऑफ लाइट कौन रेगुलेट कर रहा है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट किसकी वजह से हो रही है, ठीक है ना, इंटेंसिटी एंड कलर कहाँ सेंस हो रहा है, ये सारी बातें मेन। एंड व्हाट आर सिलरी मसल्स, क्या उनका काम है। बताओ किसमें डाउट है तो। ठीक है, इसके बाद ये दो पॉइंट हमको और देखने हैं। वन इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। अच्छा ये बताओगे कि हमको मिनिमम कितने डिस्टेंस का नजर आता है और मैक्सिमम कितने डिस्टेंस का नजर आता है, क्यों भाई। मिनिमम 25 सेंटीमीटर। मिनिमम डिस्टेंस जो हम लोग देख सकते हैं क्लियरली वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्टेंस जो हमको नजर आता है वो है इन्फिनिटी। बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन है। मिनिमम डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम डिस्टेंस इज इन्फिनिटी। तो इनको हम रिस्पेक्टिवली क्या बोलते हैं, एक है इसको बोल रहे हैं हम लोग
नियर पॉइंट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, एंड दिस नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। और दूसरा पॉइंट है फार पॉइंट, एंड फार पॉइंट जो है वो हमारा वो कहाँ पे है, फार पॉइंट इज एट इंफिनिटी। यानी अगर एक हेल्दी ह्यूमन आई है तो उस हेल्दी ह्यूमन आई से हमको 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक क्लियर नजर आएगा। हेल्दी ह्यूमन आई अगर है तो हमें 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक क्लियर नजर आएगा। बोलो क्लियर है? अब देखो ये नजर कैसे आएगा, अब इसको जरा दोनों पॉइंट को अलग अलग स्टडी करते हैं। तो जैसे जो हमारा सपोज ये हमारा आई का क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से है ये सपोज। अब अगर हम इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट्स को देखने का मतलब है जो लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही हैं और वो सक्सेसफुली रेटिना पे कन्वर्ज हो। ये हमारा रेटिना हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, अब वैसे तो देखो हर आदमी का साइज वाइज सब कुछ अलग अलग है, बट ये है कि नॉर्मली हम ये डिस्टेंस जो है वो 2.5 सेंटीमीटर के आसपास ले सकते हैं। जो नॉर्मल ह्यूमन आई है उसके लिए जो लेंस है और जो रेटिना है, यानी कि लेंस से लेके इमेज जहां फॉर्म हो रही है वहां तक का डिस्टेंस हम लोग 2.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो देखो इस केस में बोलते हैं कि जो हमारी आईज हैं, आईज आर इन मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट, आईज आर इन मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट, ठीक है, while viewing far objects, while viewing far objects। कैसे? तुम यहाँ पे देख सकते हो कि अगर u की वैल्यू यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है और v की वैल्यू यहाँ पे प्लस 2.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से अगर हम फोकल लेंथ निकालें लेंस फॉर्मूला यूज करके तो 1/v माइनस 1/u आएगा। तो यहाँ से तुम्हें फोकल लेंथ की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर मिलेगी, और ये मैक्सिमम फोकल लेंथ होती है फॉर आई लेंस। तो एक सिचुएशन तो ये है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स का इमेज बना रहे हैं जो नियर पॉइंट पे है, और उस नियर पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट का इमेज भी उसी पॉइंट पे बन रहा है। इस पॉइंट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और ये वाला डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो इस केस में अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो u का वैल्यू -25 है और v का वैल्यू +2.5 है। तो यहाँ से जरा फोकल लेंथ निकालो, क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो ये +1/25 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो फोकल लेंथ कितना आता है निकल के, तो ये शायद निकल के आता है 2.27 के आसपास, और ये मिनिमम फोकल लेंथ है फॉर ह्यूमन आई, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि पहला वाला जो केस था वो मोस्ट रिलैक्स स्टेट है, और इस केस में हम लोग बोलते हैं, इस केस में आईज आर इन मोस्ट स्ट्रेन्ड बोलो या फिर बोलो कि लीस्ट रिलैक्स स्टेट, ये लीस्ट रिलैक्स स्टेट है। अब देखो ये तो खैर सभी को मालूम ही है कि अगर हमसे कहा जाए कि भाई लगातार पढ़ते रहो 5-6 घंटे तो बहुत डिफिकल्ट होता है, और अगर कहीं घूमने निकल जाए हिल स्टेशन पे, बढ़िया नेचुरल ब्यूटी देख रहे हो, तो सभी लोग एंजॉय करते हैं।
तो टेक्निकली भी ये ट्रू है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम 25 सेंटीमीटर्स के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो उस केस में हमारी आईज जो है वो मोस्ट स्ट्रेन्ड स्टेट है। अब मोस्ट स्ट्रेन्ड क्यों है? अब मैंने कहा ना कि वो वाला क्वेश्चन जो भी किया था वही क्वेश्चन से हेल्प मिल जाएगी। जैसे ये लेंस है, अब अगर हमें इस लेंस का फोकल लेंथ बढ़ाना है या फोकल लेंथ इसका हमें कम करना है, तो बताओ कि ये जो स्क्वीजिंग है, अभी जो स्क्वीजिंग वाला काम है ये सिलरी मसल्स करेंगी। ये जो स्क्वीजिंग वाला काम है ये कौन करेगा? ये सिलरी मसल्स करेंगी। तो अब अगर हमें फोकल लेंथ कम करनी है तो फोकल लेंथ कम करने का मतलब होगा कि वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको कम करना है, और उसको कम करने के लिए उनको प्रेस करना पड़ेगा। तो उनको प्रेस करना पड़ेगा तभी वो बल्जिंग बढ़ेगी, बल्जिंग बढ़ेगी यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी। तो प्रेस करना पड़ेगा, यानी ये जो एफ मिनिमम वाला स्टेट है, जो सेकंड वाला केस मैंने बनाया है, ये एफ मिनिमम वाले स्टेट में सिलरी मसल्स को सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, हेंस दे आर इन मोस्ट स्ट्रेन्ड स्टेट। ठीक है ना? और अगर फार ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट्स को, दे आर इन लीस्ट रिलैक्स स्टेट। तो नॉर्मली जैसे बोलते हैं कि जैसे ये ओल्ड एज में तो सभी को स्पेक्स लगी जाते हैं, शुरू में लगे हो या नहीं लगे हो। तो रीजन इज जैसे ओल्ड एज में बाकी सारी बॉडी की मसल्स वीक होती हैं, सिमिलरली सिलरी मसल्स भी वीक हो जाती हैं। तो सिलरी मसल्स का काम है कि वो 25 सेंटीमीटर वाले डिस्टेंस को मेंटेन रखना, तो दे बिकम वीकर। तो वीक हो जाएंगी तो उस केस में हमें फिर स्पेक्स की जरूरत पड़ेगी, तभी क्लियर विजन आ पाएगा फॉर नियर पॉइंट। बताओ पहले इतनी बात जो मैंने बताई है इसमें कोई डाउट है? तो व्हाट इज प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन? प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन का मतलब है कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट जो डी से शुरू हो रहा है और इंफिनिटी तक है उसके बीच में कहीं भी रखा हो, हम उसको क्लियरली देख पा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो आई लेंस है वो वेरिएबल फोकल लेंथ का है, उसकी फोकल लेंथ हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब अपने आप ब्रेन चेंज कर रहा है। तो अब उसको जो चेंज करने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है ना? बोलो ये जो मैंने इधर बताया, to obtain a clear image of different objects at different distances, focal length of lens is continuously changed and the process of changing focal length is called accommodation. So what is process of accommodation? ये clear है? What is near point clear है? What is far point clear है? What is the range of a healthy human eye focal length of a healthy human eye? तो वो range जो है वो 2.27 से लेके 2.5 के बीच में कुछ भी हो सकती है। The focal length of eye lens can vary from f minimum to f maximum. अब हम कब बोलेंगे कि ह्यूमन आई में डिफेक्ट है? एक रेंज है, इस रेंज को हम लोग हेल्दी रेंज बोल रहे हैं, f मिनिमम से f मैक्सिमम। तो हम कब बोलेंगे कि डिफेक्ट है? भाई या तो f मिनिमम की वैल्यू बढ़ जाए और या फिर f मैक्सिमम की वैल्यू कम हो जाए, तभी तो डिफेक्ट बोलेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि f मिनिमम और कम हो गया तो ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट तो नहीं, तो और बढ़िया बात है। या f मैक्सिमम और बढ़ गया तो वो डिफेक्ट नहीं है। डिफेक्ट तब बोलेंगे जब मिनिमम वाली फोकल लेंथ इंक्रीज हो और मैक्सिमम वाली फोकल लेंथ डिक्रीज हो। ठीक है ना? तो दो टाइप के डिफेक्ट हैं मेनली अगर हम स्पेक्स के हिसाब से बात करें, एक है मायोपिया और एक है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नियर साइटनेस। तो नियर साइटनेस में क्या होगा? देखो ध्यान से, नियर साइटनेस में पहला वाला डायग्राम देखो, क्लियर है या नहीं? अब नियर साइटनेस तब होगा व्हेन वी आर नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब ये बताओ कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने के लिए कौन रिक्वायरमेंट है? एफ मैक्सिमम की रिक्वायरमेंट है या एफ मिनिमम की? तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए एफ मैक्सिमम की रिक्वायरमेंट है। तो अगर एफ मैक्सिमम वाली लिमिट कम हो गई है, एफ मैक्सिमम वाली, तो इट इज नियर साइटनेस और मायोपिया। तो अगर ये वाला पॉइंट कम हो गया है तो इसको यहाँ पे कन्वर्ज होना चाहिए, लेकिन वो यहीं कन्वर्ज करे दे रहा है, तो एफ मैक्सिमम हैज डिक्रीज्ड। ठीक है? फिर बात आती है कि चलो ठीक है, इन्फिनिटी वाला क्लियर नहीं दिख रहा है, बट कहां तक का क्लियर दिख रहा है? सपोज हमें 10 मीटर तक क्लियर दिख रहा है या 5 मीटर तक क्लियर दिख रहा है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से चल के वो इस पॉइंट पे आ गया है। नॉर्मली फार पॉइंट होना चाहिए इन्फिनिटी पे, लेकिन अब ये फार पॉइंट वाई डिस्टेंस पे आ गया है। द फार पॉइंट हैज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी, द फार पॉइंट हैज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस y। ठीक है? y डिस्टेंस का इमेज सही बना रहा है, तो अब हमें इसको इस तरह का स्पेक्ट बताना होगा, ऐसा लेंस हमें बताना होगा। अब तुम खुद ही बता सकते हो, पैरेलल रेज हमको दिखाई देनी है, और दिखाई कौन सी दे रही है? जो डाइवर्ज होते हुए आ रही है।
तो हमें क्या करना है, पैरेलल रेज मतलब इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का इमेज अगर हम वाई डिस्टेंस पे बना दें फॉर आई लेंस, तो आई लेंस कैन सी इट क्लियरली। तो हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो इंफिनिटी से आने वाली रेज को डाइवर्ज कर दे और वाई से आता हुआ दिखाई दे। तो कौन सा लेंस सजेस्ट करोगे इस केस में? इंफिनिटी वाला नहीं दिखाई दे रहा है, तो इंफिनिटी से रेज आनी चाहिए और उनको वो वाई डिस्टेंस पे दिखाई दे, वाई पे बनाए उसका इमेज। तो कौन सा लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स या कॉन्केव? कॉन्केव लेंस लगेगा, क्यों भाई? ठीक कर, तो ये इसका रेमेडी हो गया, देखो ध्यान से। तो इसमें क्या करना होगा, Okay. ये जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, तो इंफिनिटी वाली रेस को ये कॉन्केव लेंस की हेल्प से हम कहाँ पे दिखाएंगे, वाई डिस्टेंस पे, और फिर आई लेंस वाई डिस्टेंस का इमेज हमें क्लियरली बना देगा। तो इसमें कई बार ये कहेगा कि कितने कितने पावर का लेंस चाहिए या कितना होना चाहिए, तो कैलकुलेट कर लोगे, बताओ। ये कैलकुलेशन है, u की वैल्यू हम लोग लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, u का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, और हमें इमेज कहाँ बनानी है, हमें इमेज बनानी है v इक्वल टू माइनस वाई पे। तो हमें कितनी फोकल लेंथ चाहिए, तो ये बस यहाँ से सॉल्व करके निकल आएगा ये वाला पार्ट। क्लियर है ये? बोलो। दूसरा है फार साइडनेस, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग हाइपर मेट्रोपिया। तो हाइपर मेट्रोपिया में हम लोग बोलते हैं कि पर्सन इज नॉट एबल टू सी नियरर ऑब्जेक्ट, मतलब कि फार पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट, फार पॉइंट ठीक है, नियर पॉइंट गड़बड़ हो गया है। तो नियर पॉइंट गड़बड़ कब होगा, जब हम बोलेंगे कि एफ मिनिमम, ये रहा, एफ मिनिमम हैज बिकम मोर देन इट्स मिनिमम वैल्यू, मतलब वो मिनिमम वाली पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया है। तो मिनिमम वाला पॉइंट आगे शिफ्ट होने का मतलब है कि उसको इमेज बनानी थी रेटिना पे, लेकिन अब वो इमेज बनाना है दूर। ठीक है, तो फिर बात आएगी, चलो 25 सेंटीमीटर का क्लियर नहीं दिख रहा है, तो कहाँ का क्लियर दिख रहा है, लेट्स से 40 सेंटीमीटर का क्लियर दिख रहा है, 50 सेंटीमीटर का क्लियर दिख रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो नियर पॉइंट है, ये नियर पॉइंट किसी और डिस्टेंस पे शिफ्ट हो गया है। तो ये हो गया न्यू नियर पॉइंट x ग्रेटर देन 25। तो अब हमें एक ऐसा लेंस इसको सजेस्ट करना होगा जो 25 सेंटीमीटर से आने वाली रेस को मोर देन 25 पे दिखाई दे, यानी कि डाइवर्जिंग है और थोड़ा सा कन्वर्ज कर दे, जिससे वो पीछे जाके दिखाई दे। तो देखो इस केस में हमें कौन सा लेंस लगेगा, इस केस में ये जो डायग्राम बना है देखो, एक कॉन्वेक्स लेंस लगेगा जिसमें u का वैल्यू अगर हम लोग -25 लें और v का वैल्यू -x ले लें, x कोई पॉइंट हो सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमें f की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये f यहाँ से निकल आएगा। देखो ये कैलकुलेशन क्लियर है? ये तो मैम क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर यही डिफेक्ट ओल्ड एज में आ रहा है, क्योंकि ओल्ड एज में तो आ ही जाना है डिफेक्ट ये, तो इसको हम एक और नाम दे देते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट प्रेस बायोपिया। when this defect arises due to weakness of ciliary muscles and they are not able to reduce focal length, then it is called presbyopia. ठीक है, बताओ। और ये एक पॉइंट और इसमें स्टडी कर लो, व्हाट इज कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस जनरल आइडिया है। अब कई बार क्या होगा कि अलग अलग when eye lens develops different curvatures along different planes, then such a person cannot see all directions equally well. इस लाइन का क्या मतलब है, आई लेंस डेवलप्स डिफरेंट कर्वेचर्स अलोंग डिफरेंट प्लेन्स, क्यों भाई? इस लाइन का क्या मतलब है? सर इररेगुलर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो जाएगा। नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, रिफ्रैक्शन ही चाहिए। हाँ सर, मतलब इररेगुलर हो जाएगा। आई लेंस में क्या गड़बड़ हुई है,
नॉर्मली रेडियस उड़ गया है, हाँ शेप थोड़ी डिफॉर्म्ड होंगी। हाँ शेप डिफॉर्म है। अब ये कई बार क्या होता है, बाई बर्थ भी गड़बड़ हो जाती है। बहुत सारे लोगों को, तुम लोगों को हो सकता है होगा, जिसमें सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि पहले से ही जो शेप है उस आई में हर जगह का, मतलब जैसे हम क्या है कि अगर एक स्फेयर है तो स्फेयर के ऊपर, जैसे अगर एक स्फेयर है, ठीक है, 3 डायमेंशन एज्यूम करो, तो इस स्फेयर के ऊपर अगर हम इस तरह से एक सरफेस लें, सपोज ये डीए सरफेस है, तो अब इसमें क्या है कि इसमें ये वाली लाइन का रेडियस और ये वाली लाइन का रेडियस सेम ही होगा ना, क्योंकि ये सारी की सारी लाइंस स्फेयर के ऊपर है। ये भी एक आर्क की तरह काम करेगी, इसका रेडियस भी आर होगा, ये भी, इसका भी रेडियस आर होगा। लेकिन अगर इसी स्फेयर को हम थोड़ा सा बल्ज कर दें मतलब प्रेस करके इसको इलिप्सॉइड दे दें, इस तरह का शेप बना दें, तो इस तरह का शेप अगर बनाएंगे तो तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो शेप बनेगा इसमें फिर रेडियस इस पॉइंट का और इस पॉइंट का अलग अलग आएगा। तो क्या है ना, हर एक्सिस अलग अलग हो जाएगी उस केस में। तो उसमें हमें इस तरह के लेंस चाहिए होंगे जो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली एक्सिस में सही हमको वैल्यूज दें, तो उनको हम लोग सिलेंड्रिकल ग्लासेस बोलते हैं। ध्यान रहेगा ना, बस छोटा सा बात है, ध्यान रखो। तो एस्टिग्मेटिज्म के केस में क्या होता है, जिसमें एक्सियल डिफेक्ट भी बोलते हैं इसको, एक्सियल डिफेक्ट में जो ग्लासेस यूज होते हैं उनकी वैल्यूज उस पर्टिकुलर एक्सिस पे होती है। तो अगर तुम में से होंगे किसी को तो उसमें एंगल लिखा रहता है कि भाई इतने डिग्री एंगल पे ये पर्टिकुलर पावर का लेंस चाहिए। क्यों, देखा है कभी, ध्यान से कभी देखा है कि क्या पावर है जो डिफेक्ट है? ठीक है, सर जिनको ये बाय बर्थ होता है उनका कभी सही होता है? और ये तो डॉक्टर लोग ज्यादा सही बताएंगे, पर मुझे लगता नहीं कि होता है। अब सर्जरी वर्जरी करके सही होता हो तो बात अलग है, बट वो बहुत रिस्की होता है, ओके सर। क्योंकि वो कर्वेचर पहले से ही गड़बड़ है ना, तो अभी उसको मैनुअली ठीक करना कर भी सकते हैं भाई, मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, तो डॉक्टर ही बताएगा। ठीक है, इस पे जरा एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन करके देखो। देखो फॉर नियर पॉइंट, अगर हमें नियर पॉइंट क्लियरली देखना है तो नियर पॉइंट क्लियरली देखने का मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो -25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज -40 पे बना दे। क्यों, यही तो करेंगे। तो उस केस में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां से देखो f कितना आता है, f की वैल्यू आ रही होगी 200/3 आ रही है। तो इसका मतलब पावर कितना लगेगा, पावर इसका 1/2/3 हो जाएगा, यानी कि +1.5d। क्लियर है। और फिर बी पार्ट में
बी पार्ट में कह रहा है कि वो इस लेंस से मैक्सिमम कितना डिस्टेंस क्लियरली देख पाएगा। क्यों भाई? तो इसके लिए क्या किया जाए? मैक्सिमम कितना डिस्टेंस देख सकता है वो अगर वो ये वाले लेंस लगाए हुए है? तो देखो वैसे ही उसका फार पॉइंट जो है वो 250 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि बियॉन्ड 250 सेंटीमीटर वो नहीं देख पाएगा। तो अगर बियॉन्ड 250 नहीं देख पाएगा तो ये जो लेंस हमने यूज करेंगे इसका इमेज हमें देखना पड़ेगा कि जब तक 250 सेंटीमीटर पे बनेगा तब तक उसको दिखाई देगा। और इस लेंस की फोकल लेंथ है प्लस का 200/3। तो यहां से u निकालते हैं तो क्या आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां से देखो u का वैल्यू क्या आता है निकल के। u का वैल्यू देखो -53 आता है क्या? तो 53 सेंटीमीटर के बियॉन्ड वो नहीं देख पाएगा अगर वो ये वाला कॉन्वेक्स लेंस लगाए हुए है स्पेक्स में। बताओ बी पार्ट क्लियर है या नहीं? बी पार्ट क्लियर है या नहीं बताओ? सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो अगर ये वाला लेंस ए पार्ट तो क्लियर है ना, ए पार्ट में तो कोई डाउट नहीं है। नो सर वो क्लियर है। अगर वो कॉन्वेक्स लेंस लगाए हुए हैं स्पेक्स में तो उसको क्लियरली कितना दिखाई देगा ये पूछा हुआ है। तो वैसे ही उसका जो फार पॉइंट है वो 250 है। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाएगा वो इमेज अगर बियॉन्ड 250 सेंटीमीटर हो गई तो उसको वो दिखाई नहीं देगा। तो हमें ये देखना होगा कि कॉन्वेक्स लेंस अगर 250 सेंटीमीटर पे इमेज बनाता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए। तो वो ऑब्जेक्ट निकल के आया 53 सेंटीमीटर पे होना चाहिए क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है ना। कॉन्वेक्स लेंस पास वाले ऑब्जेक्ट्स को दूर कर दे रहा है। यस सर आ गया सर। ठीक है, एक और इसमें करके देख लो। ये देखो नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यंग बॉय कैन एडजस्ट द पावर ऑफ हिज आई लेंस बिटवीन 50D एंड 60D। तो f मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 100/60 सेंटीमीटर। 100/60 का मतलब हो गया 5/3 और f मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी 100/50 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम फोकल लेंथ 2 है और मिनिमम फोकल लेंथ 5/3 है। अब देखो फार पॉइंट अगर उसका इंफिनिटी है तो उसके रेटिना वाले डिस्टेंस के बारे में क्या कहोगे? तो इसका मतलब रेटिना का जो डिस्टेंस है वो यही 2 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई। v इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर व्हेन u इज एट इंफिनिटी, हेंस रेटिना डिस्टेंस is also 2 centimeter। एंड देन बी पार्ट में कह रहा है व्हाट इज हिज नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट कैसे पता चलेगा? फोकल लेंथ 5/3 ले लेंगे। नियर पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि u हमको निकालना है, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए। तो देखो v की जगह +2 है और फोकल लेंथ की जगह प्लस का 5/3 ले लो। तो यहां से तुम u निकालो, u कितना आता है। तो u की वैल्यू देखो कितनी -10 आती है। जैसे -10। तो इसका मतलब उसका नियर पॉइंट 10 सेंटीमीटर पे हो गया।
ठीक है। ठीक है ना, आज यहीं तक रखते हैं इसमें।